हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का चैप्टर 15 जिसमें आज मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। देखें, इंपरेटिव सेंटेंस जिसका हिंदी मीनिंग होता है आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य क्या होता है, सबसे पहले आप ये जानना तो इसका डिफिनीशन है कि जिस वाक्य से किसी कार्य के होने या न होने के लिए आदेश, प्रार्थना, सलाह, सुझाव इत्यादि का बोध हो या ये चीज करने के लिए कहा जाए, वही हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। एक बार फिर से सुन लें कि जिस वाक्य से प्रार्थना, सलाह, सुझाव, आदेश, प्रस्ताव इत्यादि का बोध होता है, वह वाक्य हमारा इंपरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य होता है। तो ये हो गया, जैसे मुझे एक गिलास पानी दो, इस वाक्य से क्या लग रहा है, आदेश लग रहा है, मुझे गिलास पानी दो, यहां से चले जाओ, ये भी आदेश है। कृपया मेरी सहायता करें, तो यहां से प्रार्थना का बोध हो रहा है, कृपया मेरी सहायता करें। तो जिस वाक्य से आओ हम क्रिकेट खेलें, सुझाव है। तो जिस वाक्य से आदेश लगे, प्रार्थना लगे, प्रस्ताव लगे, सुझाव लगे का बोध होता है, वह वाक्य हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है। ये तो हिंदी में हो गया। अंग्रेजी में आप कैसे पहचानेंगे कि कोई वाक्य हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का है, तो पहला चीज अंग्रेजी में भी उस वाक्य से यही चीज प्रकट होगा, यानी कि प्रस्ताव, प्रार्थना, आदेश, सलाह, सुझाव, ये सभी इंग्लिश में भी। लेकिन उसका जो चेहरा होगा वो वर्ब से स्टार्ट होगा। V1 रहेगा, ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होगा। अनुवाद बनाने का क्रम क्या था, यही था। लेकिन यहां पर सब्जेक्ट नहीं रहता है, यहां पे सब्जेक्ट हट जाता है, बस V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड ही बचता है। अच्छा, सब्जेक्ट को हटा क्यों देते हैं? क्योंकि जो कार्य को करने वाला होता है, जो कार्य कहा जा रहा है करने या न करने के लिए, जो कार्य हो रहा है, चाहे आदेश है, चाहे प्रस्ताव है, चाहे प्रार्थना है, चाहे सुझाव, चाहे सलाह, कुछ भी है, उसमें जो उस कार्य को करने वाला है वो दूसरा कोई है, तो जिसको कहा जाता है वो होता है सेकंड पर्सन होता है। चूंकि कहा जाता है पानी लाओ, ये नहीं कहा जाता तुम पानी लाओ, बस पानी लाओ। किसको कहा गया है ये नहीं कहा गया है, बस किसी की ओर इशारा करके कह दिया जाता है, और जिसकी ओर इशारा करके कहते हैं वो सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन में यू आता है। तो इसीलिए बस तुम पानी लाओ ऐसे नहीं कहते हैं, पानी लाओ ऐसे लाओ ऐसे कहते हैं, पानी लाओ बस। तो ये ध्यान रखेंगे, वहां पे हम सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, इसीलिए इंग्लिश में भी सब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा, बस क्रिया से स्टार्ट किया जाएगा। तो ये देखें, V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, बस सब्जेक्ट हटा, बाकी सारी प्रोसेस वही है, फुल स्टॉप हो जाएगा। अगर वाक्य निगेटिव है तो अगर वाक्य निगेटिव है तो वहां पे डू नॉट पहले आ जाएगा। ये सारी प्रक्रिया वही है, V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, बस ये V1 आ जाता है। अब V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, बस ये डोंट आ जाता है। अच्छा, डोंट ही क्यों नहीं, क्यों आता है, बाकी सारे हेल्पिंग वर्ड्स और नॉट क्यों नहीं आता है? तो ये जाना है कि अगर हम यहाँ यू लिख देते हैं तो ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ही बैठता है, बाकी किसी टेंस के अकॉर्डिंग नहीं, तो इसीलिए डू ही लिखते हैं। अब डज भी नहीं लिखेंगे, चूंकि यू है, यू प्लूरल है, तो इसीलिए यहाँ पे डोंट ही लिखा जाता है। डोंट यानी कि डू नॉट। तो अगर अफर्मेटिव में होगा तो ये अप्लाई करेंगे, और अगर निगेटिव में होगा तो ये अप्लाई करेंगे। अगर किसी वाक्य से प्रार्थना प्रकट होता है, कृपया लिखा हो, तो प्लीज लिख सकते हैं। प्लीज हम सबसे पहले लिख सकते हैं, काइंडली भी लिख सकते हैं। अगर प्रार्थना का बोध होगा
कृपया दिया होगा तो ये फार्मूला है इसका अनुवाद बनाने का। अब आते हैं एग्जाम्पल पर। यहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ तो चले जाओ, इसका वो क्रिया है। क्रिया क्या है? चले जाना, यही क्रिया है। तो सबसे पहले वो लिखेंगे गेट आउट। गेट आउट का मतलब चले जाओ। गेट आउट फ्रॉम, से का फ्रॉम, यहां का हियर। गेट आउट फ्रॉम हियर, यहां से चले जाओ। मुझे एक ग्लास दूध दो। मुझे एक गिलास दूध दो। तो यहां पे मुझे लिखा हुआ है, आप ये नहीं समझेंगे कि यही सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट हम कैसे जानते हैं? हु से। अब मुझे एक गिलास दो, ये क्या है? तो ये जान लें आप, व्हाट और हुम से हमको ऑब्जेक्ट पता चलता है, किसको और क्या। अगर इनसे प्रश्न करते हैं तो जो जवाब आता है वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। तो यहां पे चूंकि ये मुझे एक गिलास दूध दो, ये एक तरह से आदेश है। तो यहां पर देखें क्रिया क्या है, इसमें क्रिया है दो। तो दो यानी कि देना, और देना का अंग्रेजी होता है गिव। ऑब्जेक्ट लिखेंगे किसको? मुझे। गिव में क्या? एक गिलास दूध, ए ग्लास ऑफ वाटर। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वर्ब से स्टार्ट हुआ। दूसरा वाक्य देखेंगे, जैसे कृपया मेरी सहायता करें। कृपया मेरी सहायता करें। तो क्रिया क्या है इसमें? सहायता करना। लेकिन अगर ये वर्ड आ गया है तो इसका अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखेंगे प्लीज। वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है? प्लीज हेल्प, सहायता करें। हेल्प मीन सहायता करना। प्लीज हेल्प मेरी। मेरी का माई नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करें। मुझे वहां जाने दें। एक जो वाक्य हमने लिखा है उसी को एक बार फिर लिख रहा हूं। देखें, मुझे एक ग्लास पानी दो या दूध दो, वही एग्जाम्पल है। दो चाहे दें, दोनों वर्ब ही है, लेकिन इन दोनों का अनुवाद थोड़ा अलग बनेगा। देखेंगे आप इसका अनुवाद कैसे बनेगा। मुझे वहां जाने दें, इसको बनाएंगे लेट। लेट मी वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेट मी गो देयर, मुझे वहां जाने दें। यहां पर भी देखें, इसको दो भी कर सकते हैं, दे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखें, मुझे गिलास पानी दें। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर।
अब देखेंगे ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, यहां पर ये भी वर्ब है, इसमें दो वर्ब है। इसको लेट से स्टार्ट करेंगे। क्यों लेट से स्टार्ट करेंगे, ध्यान देंगे आप, जहां पे बस एक ही वर्ब होगा जिस वाक्य में, तो सीधे उसका अंग्रेजी लिखेंगे। लेकिन जहां पे इंपरेटिव सेंटेंस में दो वर्ब हो, जैसे यहाँ पे जाना भी है और देना, दो वर्ब है, तो इन केसेस में आपको लेट का इस्तेमाल करना है, लेट का प्रयोग करना है इसकी अंग्रेजी के लिए। लेट भी हमारा वर्ब होता है और इसका भी मतलब होता है दो। तो लेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद जो इंफिनिटिव वर्ब है ये गो, देयर, वहां। तो ये वर्ब है वो मेन वर्ब नहीं है, ये हमारा इंफिनिटिव है, इंफिनिटिव वर्ब है। इंपरेटिव सेंटेंस में इंफिनिटिव है, मेन वर्ब ये है। तो ये भले नहीं दिख रहा है लेकिन है इंफिनिटिव। अब आप कहेंगे कि अगर इंफिनिटिव है तो वहां पर टू क्यों नहीं लगा है? तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जहां पे उसके पहले टू लगाना सही नहीं होता है, तो इन केसेस में हम टू नहीं लगाएंगे, बस लेट मी गो देयर। तो याद रखेंगे, जहां पे दो वर्ड्स दिए हों वहां पे लेट से बनाएंगे, जहां पे सिंगल वर्ब हो तो वहां पे सीधे वर्ब उसका लिखते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे वहां मत जाओ, मुझे परेशान मत करो। मत आ गया है, इसका मतलब वो निगेटिव है, मना कर रहा है, निगेटिव है। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाने के लिए हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। डू नॉट, या इसको आप चाहें तो डोंट भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। डू नॉट वर्ब लिखेंगे गो देयर। मुझे परेशान मत करो, मत आ गया है, डोंट डिस्टर्ब मी। मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी। तो ये रहा इंपरेटिव सेंटेंस का अनुवाद। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको इंपरेटिव सेंटेंस में अनुवाद बनाना आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।